पीरियड में वापस आके कर दो ना। हाँ दोबारा इसका फंक्शन स्टार्ट हो गया, और उसके इस तरीके से इसने अपने लॉस को वेट्स की एडजस्टमेंट के साथ सेट सेट कर लिया। अच्छा, अब ये कहते हैं कि अब जाएं हम जाके वापस वही वाली एग्जांपल को जो हमने चैप्टर में देखी थी, चैप्टर के शुरू में, कि हम किस तरीके से इसको जो है अब आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो इसने देखो सेम वही वाली लाइंस शायद तुम्हारे दिमाग में हो, कि क्या किया था, ट्रेन इमेजेस थे, ट्रेन लेबल्स थे, टेस्ट इमेजेस थे, टेस्ट लेबल्स थे, और क्या किया था, एमनेस्ट के डेटा सेट को लोड कर दिया था जो कि पहले भी हमने किया था। फिर ट्रेन इमेजेस के अंदर क्या पड़ा है, ट्रेन इमेजेस है, उसको डॉट रीशेप कर दिया है, 60,000 पिक्चर्स हैं 28 बाय 28 में। फिर मैंने कहा था कि हम उसको चेंज करते हैं, समटाइम्स हम अपनी वैल्यूज को चेंज करते हैं, फ्लोट में लेके आते हैं ताकि वो मॉडल के अंदर रन हो सके। जैसे उसने पहले चेक किया था तो उसका यूनिट यूनिट 32 या 8 आया था आई थिंक। अब इसको फ्लोट एस टाइप करके इसका फ्लोट 32 में चेंज किया है। पहले किसको किया, ट्रेन इमेजेस को किया, आ, फिर उसने टेस्ट इमेजेस को रीशेप किया, और एस टाइप करके उसकी उसकी उसको चेंज कर दिया फ्लोट 32 में। और इसी तरीके से करते हैं /255 करके। ठीक है, उसके बाद अब ये कहते हैं कि अब आपने अंडरस्टैंड कर दिया कि नंपाई जो टेंसर जो इनपुट इमेजेस हैं जो स्टोर हो रहा है नंपाई टेंसर में, वो फॉर्मेट होते हैं फ्लोट 32 टेंसर की शेप पर। तो हम उसको खुद ही से जो है वो फ्लोट 32 के अंदर चेंज कर देते हैं। और उसको करने का तरीका यही होता है कि हमने फ्लोट 32 लिखा, उसको डिवाइडेड बाय 255 कर दिया। अब एंड 1784 टेस्ट डेटा रिस्पेक्टिवली। अब ये क्या हुआ देखो, ये 784 कैसे आया। ये पूरी कैलकुलेशन सर ने बताई थी। अच्छा, कैलकुलेटर है, ट्वेंटी खुदा एट हुआ। 28 होगा। हाँ कैलकुलेटर से करके देखते हैं, 28 बाय 28 क्या होता है। 28 बाय 28 इज इक्वल टू, हाँ 28 बाय 28 784 है। बस यही कैलकुलेशन। अब कह रहे हैं कि अब ये आपके पास एक तो ये 60,000 आ गई आपकी पिक्चर्स, और 784 इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो उससे आ गई। और ये 1000 वाली पिक्चर्स जो आपके टेस्ट इमेजेस थे, और 784 टेस्ट डेटा रिस्पेक्टिवली हो गया। दिस इज आवर मॉडल इज। अब मॉडल इज इक्वल टू ये बता रहा है कौन सा मॉडल आपने यूज करना है, केरास डॉट सीक्वेंशियल मॉडल यूज करना है। एक्टिवेशन फंक्शन 512 जो इसकी नॉड्स है उस पर वैल्यू लगाना है। और लेयर्स टेंस जो है आपके पास 10, 10 एक्टिवेशन सॉफ्टमैक्स है। 10 क्या है, फिर दोबारा बता रही हूँ, 10 जो है वो प्रोबेबिलिटी है रिजल्ट्स की, कि रिजल्ट इन 10 के अंदर आ सकता है। नाउ यू अंडरस्टैंड दैट दिस मॉडल कंसिस्ट ऑफ अ चेन ऑफ टू टेंस layers that each layer applies a few simple tensor operations to the input data। आप अब अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये क्या है, सिर्फ चेन है, सिर्फ दो टेंस लेयर्स की। और ईच लेयर जो है उसके पास सैंपल्स हैं डेटा के जिनके ऊपर वो ऑपरेशन करेगा। और ये ऑपरेशन जो है वेट की एडजस्टमेंट के साथ होंगे, जो कि क्या है, लेयर्स के अंदर मौजूद है, और लेयर्स के अंदर ही जनरेट हो रहा है। और उसके अंदर लेयर्स के अंदर नॉलेज है उस मॉडल के, मॉडल नहीं, लेयर्स के अंदर नॉलेज है डेटा की। और फिर वो मॉडल किस तरीके से चलेगा, जैसे कि एक लर्निंग होनी है। दिस वाज द मॉडल कॉम्प्लिकेशन स्टेप। अब ये कहते हैं कंपाइलेशन। अब एक चीज होती है जब हम मॉडल को कंपाइल करते हैं, उसमें फिर हमारे पास जो है वो दो चीजें, एक ऑप्टिमाइजर हम यूज कर रहे होते हैं। ऑप्टिमाइजर को ये डिफाइन कर रहा है कौन सा ऑप्टिमाइजर यूज करना है, RMS प्रॉप यूज करना है तुमने। लॉस करे कि स्पार्स कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी यूज करना है। लॉस का एक फंक्शन है जो ये यूज करेगा, और कहाँ उसका नाम क्या है, स्पार्स। और मैट्रिक्स जो उसने यूज करना है वो एक्यूरेसी यूज करना है। तो अब ये कह देगा, कहता है कि नाउ यू अंडरस्टैंड दैट स्पार्स कैटेगोरिकल क्रॉस इज द लॉस फंक्शन that is used as a feedback signal for learning and weight sensors। ये क्या करेगा, फीडबैक सिग्नल्स लेगा, और जो
वेट्स हैं उनको एडजस्ट करेगा और उसकी वजह से लर्निंग होगी, एंड विच द ट्रेनिंग फेज विल अटेम्प्ट टू मिनिमाइज, और जिसकी वजह से ट्रेनिंग आपका फेज जो है वो मिनिमाइज होगा और रिड्यूस करेगा ये लॉस को जो हर बैच पे आ रहा होगा। जो हमने पहले एक वो पूरा तो इसका आर्किटेक्चर देखा था जिसमें हमने बैच डिफाइन किया था, इपॉक्स डिफाइन किए थे, तो हर बैच जैसे एक बैच कंप्लीट होगा उसके ऊपर इसका जो लॉस होगा वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। द एग्जैक्ट रूल्स गवर्निंग स्पेसिफिक रूल्स ऑफ ग्रेड इंडिसेंस आर डिफाइंड बाय द आर। अच्छा, उसके बाद जो जो रूल्स ग्रेडियंट डिसेंट जो है वो हमें बताता है, वो हम कहाँ से, वो हम कौन से फंक्शन से इसको डिफाइन कर रहे हैं, आर एम एस प्रॉप से, जो कि ऑप्टिमाइज कर रहा है हमारे सारे फंक्शन को। और फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में ही हम उसको दे देंगे कि मॉडल को कंपाइल करो, ऑप्टिमाइज इससे करोगे, लॉस ये लगाओगे, एक्यूरेसी वाला जो एक्यूरेसी वाला फंक्शन एक्यूरेसी ही का ही नाम है उसका। अब अब जो है मॉडल डॉट फिट करेंगे। मॉडल डॉट फिट करने के बाद ट्रेन इमेजेस लिए, ट्रेन लेबल्स लिए, इपॉक्स हमने चला दिया। अच्छा, ट्रेन इमेजेस लिए, टेस्ट इमेजेस क्यों नहीं लिए? वो ताकि पहले हमें एक्यूरेसी पता लग जाए। हाँ, टेस्ट हम बाद में कर सकते हैं। अच्छा, इपॉक्सिस ने कहा 5 ले लो, बैच साइज 128, ये बैचेस उठाओ। Now you understand what happens when you call fit. The model will start to iterate on the training. जब आप model dot fit करते हैं तो iteration start होती है, one by one बैचेस को उठाना शुरू करता है। तो फिर वो किस बैचेस में उठाएगा, 128 सिंपल्स उठाएगा और 5 दफा चलाएगा। तो मैंने इपॉक्स अगर 5 बोले हैं तो आइट्रेशन 5 दफा होगी। ईच आइट्रेशन जो है वो क्या कहलाएगी, इपॉक कहलाएगी हर बैच के ऊपर। द मॉडल जो मॉडल होगा वो कंप्यूट करेगा ग्रेडियंट को, लॉस को, रिगार्ड्स द वेट्स को एडजस्ट करेगा, बैक प्रोपगेशन वाला एल्गोरिथम लगाएगा जो कि हमने थोड़ा सा पहले पढ़ा भी था, जो चेन की तरह से काम करता है, एंड मूव द वेट्स इन द डायरेक्शन, और फिर उन वेट्स को उस डायरेक्शन में मूव करेगा जहाँ पे उसकी लॉस जो हो कम से कम आए। अच्छा, अब ये कहता है कि 5 इपॉक्स चलने के बाद इसने 2345 ग्रेडियंट्स अपडेट किया और हर इपॉक के ऊपर 469 पर इपॉक चल रहे हैं। तो फिर जो लॉस है मॉडल का वो क्या होगा, अच्छा खासा जो है वो कम हो जाएगा, और हैंड रिटन डिजिट्स को वो आहिस्ता आहिस्ता करके आखिर में रिकग्नाइज करने लगेगा कि ये बता देगा कि ये क्या है और ये कौन सा वर्ड है। At this point, you already know most of what there is to know about neural network. Let's prove it the re-implementing as simplified version of first example. अब ये हमने इसको काफी ज्यादा समझ लिया है, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये फिर दोबारा इसको री इम्प्लीमेंट करके टेंसर फ्लो के अंडर री इम्प्लीमेंट करेगा और स्क्रैच से शुरू करेगा और अच्छी तरीके से बताएगा। मे what better demonstrates full and ambiguous understanding than implementing everything from scratch? अब ये कहता है कि इससे थोड़ा 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 करके आपको पूरा मॉडल बताया है। शुरू में अभी जैसे मॉडल डॉट फिट वगैरह पहले नहीं बताया था ना, कि कंपाइल कैसे करेंगे, मॉडल डॉट फिट क्या काम करेगा, आई थिंक पता नहीं पहले बताया था नहीं बताया था। तो अब ये कह रहा है कि अब इसको पूरा जो है वो कंप्लीट वे में हम एक साथ देखेंगे, स्क्रैच से। किसी भी जब भी कोई चीज स्क्रैच से बात करेंगे तो उसका मतलब ये है कि स्क्रैच बिल्कुल स्टार्ट से, बिल्कुल ही जो इनिशियल लेवल से किसी चीज को स्टार्ट करें तो उसको कहते हैं हमने स्क्रैच से काम करके। वी वोंट इम्प्लीमेंट बेसिक टेंसर ऑपरेशन एंड वी वोंट इम्प्लीमेंट बैक प्रोपिगेशन। अब हम बेसिक टेंसर ऑपरेशन नहीं लगाएंगे और बैक प्रोपिगेशन भी वैसे नहीं करेंगे, बट हम क्या करेंगे, लो लेवल से इसको केरास फंक्शनैलिटी को यूज करते हुए सारा काम करेंगे। अब आप ये अच्छा है कि कह रहे, अगर आप इस पे फिक्रमंद ना हो कि आपको बहुत बारीक डिटेल्स को समझना पड़ रहा है, नेक्स्ट चैप्टर में आप जो है वो टेंसर फ्लो की एपीआई तक चले जाएंगे। फॉर नाउ जस्ट ट्राई टू फॉलो द जिस्ट ऑफ बस अभी अभी सिर्फ इसकी जो बेसिक्स हैं और बेसिक्स का भी जो इनिशियल लेवल है उसको जो है वो फॉलो करने की कोशिश करते हैं ताकि हम मजीद इसको क्रिस्टलाइज फॉर्म में देख सकें
और इसकी मैथमेटिक्स को भी समझ सकें कि इसकी कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन क्या है। हम्म। अच्छा, ये पूरी अब मैथमेटिक्स ही बताएगा। अच्छा, अब ये कहता है दोबारा से उसी उसी बात को कर रहा है। आउटपुट क्या है? एक्टिवेशन फंक्शन है, डॉट डॉट जो प्रोडक्ट है हमारी वो है, वेट्स है, फिर इनपुट है और प्लस बाइस जो वेट्स के साथ जो है वो जनरेट होता है। लेट्स इम्प्लीमेंट अ सिंपल पाइथन क्लास। अब ये पूरा उसको उसी तरीके से बता रहा है कि टेंसर फ्लो में किस तरीके से इसका काम हो रहा होता है। ये भी चाहो तो देख लेना, और अगर नहीं भी देखो तो इससे फर्क नहीं पड़ता। सिंपल सीक्वेंशियल क्लास। अब ये जैसे हमने सीक्वेंशियल मॉडल यूज किया था, यहाँ पे वो सीक्वेंशियल क्लास की मजीद डिटेल्स बता रहे हैं। अच्छा, किसी कोई भी चीज सीक्वेंस में हो उसको हम सीक्वेंशियल कहते हैं। कोई भी हमारे पास डेटा आ रहा हो, अगर हम कहते सीक्वेंशियल डेटा है तो वो सीक्वेंस में आ रहा है। फिर सीक्वेंस आई थिंक दो तरीके होते हैं, लाइक कैसे बताऊं, स्टैक की सूरत में आ रहा होता है, उसको जो है हम सिक्वेंशियल कह रहे होते हैं आई थिंक। ये सारा जो है, ये जो जो टेंसर फ्लो में केरास में वो इन सारे इसका काम जो हो रहा है ना, जो ट्रेनिंग लूप्स वगैरह चल रहे हैं उस सबको वो बता रहे हैं। और ये यहाँ पे जो ट्रेनिंग एवोल्यूशन ऑफ द मॉडल, एवोल्यूटिंग द मॉडल हो रहा है, उसमें प्रेडिक्शन किस तरीके से आ रही है, वो सारी चीजें जो है वो बता रहे हैं। अभी कहता है कि समरी ऑल डन। आपने देखा कि जो बाय हैंड जो काम हो रहा है, यहाँ पे फर्स्ट लाइन में देखो, बाय हैंड व्हाट यू कैन डू इन अ फ्यू लाइन्स ऑफ केरास कोड। ये जो इतना बड़ा काम है, ये सारा कुछ आप केरास कोड में किस तरीके से कर सकते हैं। बट बिकॉज यू हैव गॉन थ्रू दीज स्टेप्स, you should know how, have a crystal clear understanding of what goes on inside a neural network. अब आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूरल नेटवर्क के इनसाइड काम क्या हो रहा है। व्हेन यू कॉल फिट तो क्या होता है, व्हेन यू कॉल लाइक क्या हमने फिट के अलावा क्या किया था, एक्यूरेसी देखी थी, कंपाइल किया था, तो ये सारी चीजें क्या काम कर रही होती हैं। अच्छा, टेंसर्स क्या है? ये एक फाउंडेशन बनाती हैं मॉडर्न मशीन लर्निंग सिस्टम में। और इनके साथ क्या आता है? डेटा टाइप आता है, रैंक आता है, शेप आता है। डेटा टाइप भी हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं, रैंक भी पढ़ चुके हैं। रैंक टेंसर्स के हमने जो रैंक्स पढ़े थे उसकी डायमेंशंस पढ़ी थी। शेप भी हमने देखा कि शेप हम किस तरीके से बनाते हैं। फिर हमने रीशेप का फंक्शन भी लगाया, एस टाइप भी लगाया। यू कैन मैनिपुलेट न्यूमेरिकल टेंसर्स via टेंसर्स ऑपरेशन सच एज एडिशन, टेंसर प्रोडक्ट, एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन। हमने क्या न्यूमेरिकल टेंसर्स को क्या क्या चीजें देखी थी? एडिशन किया था, मल्टीप्लिकेशन एलिमेंट वाइज की थी। और फिर हमने क्या किया था? ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन देखी थी इसमें, जो हमने कमी पढ़ी है, ना ही पढ़ी है। उसके बाद डीप लर्निंग मॉडल कंसिस्ट ऑफ चेन ऑफ सिंपल। अब ये कहते हैं कि इसमें चेन ऑफ सिंपल ऑपरेशंस हैं, जिसमें हम जो है वो क्या करते हैं, पैरामीटर्स के वेट्स पर एडजस्ट करते हुए अपने मॉडल को ट्रेन करते हैं। और उसके बाद हम जो है अपने लॉस फंक्शन लगा के उसके लॉस को कम से कम करने की कोशिश करते हैं। लर्निंग हैपन बाय ट्राइंग रैंडम बैचेस। फिर उसके बाद हम बैचेस ऑफ डेटा देते हैं, फिर इपॉक चलाते हैं। फिर हमारा जो जो सारा लर्निंग प्रोसेस वो पॉसिबल होता है बैक प्रोपिगेशन के थ्रू, जो सिग्नल फीडबैक लेता है ग्रेडियंट की वैल्यूज को जो है वो अपनी जहाँ पे उसका लॉस कम हो रहा था उस हिसाब से उन वैल्यूज को एडजस्ट करता है। तो फिर ये कहता है कि दो की फीचर्स या कॉन्सेप्ट जो हमारे पास आ जाते हैं उस चैप्टर में, क्या है? लॉस और ऑप्टिमाइजर। अब ये जो दो चीजें हैं, लॉस क्या है? वो वही है जो मैं कितनी दफा बता चुकी हूँ, टारगेट और प्रेडिक्शन। और लॉस जो है वो आपकी लॉस को कम करता है, मतलब जो आने वाला लॉस है उसको कम करता है। ऑप्टिमाइजर क्या करता है? ये ग्रेडियंट्स के वेट्स को अपडेट करते हुए पैरामीटर्स को अपडेट करता है। और इसमें हम RMS प्रॉप हमने ऑप्टिमाइजर यूज किया था। और इसके अलावा ये कहता है कि SGD भी यूज हो सकता है, और इसके अलावा और बहुत सारे। ये तो एक लंबी बहस है, बहुत वाकई बहुत सारी चीजें हैं इसके अलावा। इंट्रोडक्शन टू केरास एंड टेंसरफ्लो। अब हम बेसिकली प्रैक्टिकल वर्क की तरफ जा रहे हैं दोबारा से। अभी कहता है कि केरास और टेंसरफ्लो क्या है, उसको देखेंगे। उसके बाद एक वर्क स्पेस बनाएंगे।
डीप लर्निंग में ओवरव्यू, हाउ कोर डीप लर्निंग कॉन्सेप्ट ट्रांसलेट टू टेंसरफ्लो। केरास को एक दफा देख लेना। ये जो और ये दो लिंक पड़े हुए हैं हमारे पास दो। एक केरास डॉट आई ओ है और एक है टेंसरफ्लो डॉट ओ आर जी। अगर इसको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लोगे तो थोड़ा आसानी हो जाएगी और समझने में। ये कहते हैं कि टेंसरफ्लो केरास जो है जीपीयू को सपोर्ट करते हैं। और हम चैप्टर 2 में अच्छा खासा कुछ देख चुके हैं क्योंकि हमने उसको पिक्चर्स में ही हमने क्या किया था, हैंड रिटन डिजिट्स को आइडेंटिफाई किया था। अब ये कहता है केरास एंड टेंसरफ्लो की API दी है। By the end of this chapter, you will ready to move on practical real world application which will start with chapter 4। अब यहाँ इस चैप्टर में हम थोड़ी सी एग्जांपल्स के बाद इस काबिल हो जाएंगे कि चैप्टर 4 में हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के ऊपर काम कर रहे होंगे। कहते हैं कि जी टेंसरफ्लो क्या है। टेंसरफ्लो जो है पाइथन बेस्ड एक लाइब्रेरी है। ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप क्या करते हैं, जो डेवलप किया गया था गूगल के थ्रू, बिल्कुल numpy की तरह। द प्राइमरी पर्पस ऑफ टेंसरफ्लो इज टू इनेबल इंजीनियर टू रिसर्चर टू मैनिपुलेट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। numpy में हम क्या कर रहे होते हैं, बहुत बड़े पीछे ऑपरेशंस हो रहे होते हैं और एक छोटा सा फंक्शन लगा के हम उस पे काम कर रहे होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि टेंसरफ्लो भी बिल्कुल इसी तरीके से काम करता है कि हम रिसर्चर्स और इंजीनियर्स को मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में ना फंसना पड़े। डायरेक्टली वहां से जाके वो कोई ना कोई चीज जो उनके काम की है वो उठाएं और अपने कोड को रन करें। बट टेंसरफ्लो गोज फॉर बियॉन्ड द स्कोप। मतलब numpy तो एक छोटी सी चीज है, टेंसरफ्लो बहुत आगे है उससे, बहुत आगे। अब वो क्या क्या चीजें कर सकता है उसके बारे में ये बात कर रहा है कि क्या कर सकता है। ऑटोमेटिकली कंप्यूट करेगा ग्रेडियंट्स को, और डिफरेंट जो हमने देखा भी था कि उसके एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएबल बनाएगा। जैसे कि जब वेट्स जनरेट हो रहे होंगे ग्रेडियंट्स के थ्रू, तो वो जब ग्रेडियंट्स उस तरफ जा रहे होंगे, लाइक ग्रेडियंट्स को क्या किया था उसने, 2.5 था तो उसने कहा अगर वो 3 हो जाएगा, उससे क्या होगा, उससे कैलकुलेशंस बहुत बड़ी हो जाएंगी। तो उसने उसको 2.5 पे एडजस्ट कर, उसके बाद बाकी के ग्रेडियंट्स को भी उसके पास एडजस्ट करके और वो उसके बाद उसके कैलकुलेशंस को बेटर और जो है वो शॉर्ट फॉर्म में कर दिया था, जिसमें मेमोरी भी और टाइम भी कम हो रहा था। तो ये उसी चीज को बता रहा है कि ये सारा कुछ काम जो है वो एक कमांड पे या एक वर्ड के थ्रू हो रहा है। अब ये कहता है कि ये सिर्फ सीपीयू पे ही काम नहीं करता, ये जीपीयू पे भी काम करता है, टीपीयू पे भी करता है। तो और भी चीजें आ गई, ये किताब पुरानी है। अच्छा, अब ये कहता है कंप्यूटेशन जो है डिफाइन की जाती है टेंसरफ्लो में, वो काफी मशीन्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है, ऑफ कोर्स हो सकती है। मतलब टेंसरफ्लो की वो नहीं है जैसे आ, आपने बस डाउनलोड किया किसी भी मशीन में, आप उसको यूज करना शुरू कर दें। हम्म। C++ पे काम कर रहा है, जावा के साथ कर रहा है, ये पाइथन के साथ कर रहा है। और इसकी जो टेंसरफ्लो की लाइट है वो लाइट एक टेंसरफ्लो लाइट है जो मोबाइल डिवाइसेस के ऊपर भी काम करती है। तो हम्म। अच्छा, भी कहता है कि ये सिर्फ एक सिंगल लाइब्रेरी नहीं है, बल्कि ये इकोसिस्टम है कंपोनेंट्स का, सम डेवलप्ड बाय गूगल। और ये सारा इसकी जो है ना इंफॉर्मेशन है। और ये फिर केरास की इंफॉर्मेशन है। तो केरास क्या कह रहा है, इनिशियली जो है रिसर्च के लिए ये डेवलप की गई थी और फास्ट डीप लर्निंग एक्सपेरिमेंटेशंस हुई, टेंसर फ्लो के थ्रू ही हुई हैं। केरास का अस्सलाम वालेकुम। वाले म्यूट कर दो अपने आप को। केरास कैन रन ऑन टॉप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्डवेयर। अच्छा, ये जो है ये भी जीपीयू पे, टीपीयू पे और प्लेन सीपीयू पे भी काम करता है। और जब आप इंस्टॉलेशन कर लेते हो तो कितनी चाहे मशीन्स के ऊपर आप इससे काम ले सकते
अच्छा, अब इसकी थोड़ी सी जो है वो और इंफॉर्मेशन ये दे रहा है कि ये कितना ज्यादा यूज हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है, कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। चाहो तो तुम लोग इसको थोड़ा सा पढ़ लेना। अब ये इनके यूजर्स वगैरह बता रहे हैं कि इनके ज्यादा यूजर्स हैं तो क्या क्या चीजें जो है इसके अंदर ये ऑब्जेक्ट, ये कहता है ये जो फिलॉसफी है पाइथन की, some language only offer one way to write programs. For instance, object-oriented programming or function programming. Meanwhile, Python is a multi-paradigm language. अच्छा, ये कहता है कि कुछ लैंग्वेजेस हैं जो आपको सिर्फ एक ही तरह से जो है उसमें आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ही कर सकते हैं, लेकिन पाइथन हमें जो है वो मल्टी पैराडाइम लैंग्वेज है, तो वो हमें क्या ऑफर करती है, एरेज ऑफ पॉसिबल यूसेज ऑफ पैटर्न्स। ये मुख्तलिफ पैटर्न्स को जो है सपोर्ट करती है और उन सबको मिला के नाइसली टुगेदर वो काम कर सकते हैं। इसीलिए पाइथन को सबसे, वैसे तुमको मुश्किल लग रही होगी, मुझे भी मुश्किल लगती है, लेकिन पाइथन कंपैरेटिवली और सारी लैंग्वेजेस से जो है बहुत आसान है। अम, क्योंकि इसमें बहुत सारी पैराडाइम्स जो है हम एक साथ यूज कर सकते हैं। और आप केरास और टेंसरफ्लो को समझ लें तो पाइथन की आप कोडिंग, पाइथन में जब आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं या मॉडल ट्रेन कर रहे हैं तो आप उसकी सारी फंक्शनैलिटीज को ना भी जानते हो, अपने काम की कुछ फंक्शनैलिटीज को जानते हो, या फिर आप उसको सर्च करते रहें कि इस वक्त हम कहाँ किस चीज़ को यूज करते हैं, कर सकते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट आप उसके अंदर अपनी चीजें, अपने फंक्शंस डाल के उसको इस्तेमाल के काबिल बना सकते हैं। अब ये कह रहा है टेंसर फ्लो की एक ब्रीफ हिस्ट्री बता रहे हैं। ये बता रहा है कि ये एनवीडिया जीपीयू सपोर्ट करता है और सीपीयू जीपीयू उसकी सारी चीजें बता रहा है, अगर चाहो तो ये पढ़ देना। अभी कहता है कि अगर आपके पास, आपको डीप लर्निंग में जीपीयू यूज करना है तो फिर एक तरीका ये है कि बाय करें एनवीडिया जीपीयू वर्क स्टेशन ले लें और जीपीयू इंस्टेंसेस खरीद लें गूगल क्लाउड से, जो हम खरीदते हैं AWS EC2। और उसके अलावा अगर जीपीयू रन टाइम आप कोलैब में यूज करना चाहें तो वो यूज कर लें। कोलैब जो है हमारे पास इजीएस्ट वे है, ये कहता है स्टार्टिंग के लिए कोलैब आपके पास इजीएस्ट वे है। आपको कुछ खरीदना नहीं है, कोई इंस्टॉलेशन नहीं करनी, बस आपने डायरेक्टली आप उसके आपने इन्वायरमेंट में गए और आपने काम करना स्टार्ट कर दिया, जैसे मैंने तुम लोगों को खोल के दिखाया भी था। जुपिटर नोटबुक्स दूसरा तरीका है, जो कि इसलिए मुझे ज्यादा पसंद नहीं है क्योंकि जब आपके पास मशीन कोई भी होगी, जुपिटर नोटबुक पे आप काम करेंगे तो लाजमी तौर पे आपको डेटा उठाना पड़ेगा। तो डेटा वो अगर 20,000 पिक्चर्स का भी अभी कैट्स एंड डॉग्स का डेटा आएगा, तो मुझे पता है अगर यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स होंगे तो उसमें से 8 ये बोलेंगे कि हमारा हमारा कंप्यूटर हैंग हो गया क्योंकि वो इतनी सारी पिक्चर्स हैं, ये है। तो वो इस वजह से मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आता, तो थोड़ी सी चेंजेस के साथ, अगर अगर कंप्यूटर ऐसा है, मशीन ऐसी है कि अगर ये वाला काम जो हम करने जा रहे हैं एज इट इज जुपिटर नोटबुक पे ही हो पाए और इंस्टॉलेशन हुई भी हो जुपिटर की, तो उस पे कर लो। अदरवाइज इसी काम को अगर कोलैब पे करना चाहो तो थोड़े से कोड के चेंजेस के साथ जो है इस काम को कोलैब पे भी कर सकते हैं। अब ये कोलैब का वो बता रहा है कि कोलैब किस तरीके से आपने यूज करना है, वो मैं पहले बता चुकी हूँ। अब यहाँ पे पूरा वो बता रहा है, कोड है, टेक्स्ट का बटन है और दिस एंड दैट, ये इस तरह से चलेगा बता रहा है। ये तो पहले था ही। इंस्टॉलिंग पैकेज विद, अच्छा, अब ये कहता है कि अगर आपको कोई भी पैकेज इंस्टॉल करना है तो उसके लिए आप एक कमांड यूज करते हैं पिप की। और उस जैसे आपने सिंपल, ये एक वे है, ये वाला देखो बहुत सिंपल है और तुम लोगों ने शायद ये किया हुआ भी होगा। आपने एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया, फिर इंस्टॉल, सिंपल जैसे आप किसी अंग्रेज को बोल रहे हैं इंस्टॉल कर दो, और पैकेज का नेम टेंसर फ्लो कर दो, केरास कर दो। फिर उसके बाद जब ऊपर जब हमने काम किया था हमने कहा था केरास डॉट लेयर्स, यानी कि केरास से लेयर्स उठा लो। तो वो बिल्कुल एक सिंपल कमांड की सूरत में, बिल्कुल जैसे इंग्लिश में कोई कमांड होती है, तो वो हम्म। उस वे में आपकी आपकी कमांड्स को दे रहा होगा। कहता है टू यूज द जीपीयू रन टाइम, अच्छा,
यहाँ पे जो ये जीपीयू यूज करने का तरीका बता रहा है, अब अब ऐसा नहीं होता। अब ये फॉर्मेट जो है वो नोट सेटिंग चेंज हो गई है। लेकिन जाएंगे हम रन टाइम से ही। कोलैब में ऊपर यहाँ पे एक वो बटन आ रहा होगा, रन टाइम में जाएंगे, और ये तो सारा कुछ तुम लोग को आई थिंक पता है। ना पता हो, मैं आगे जा रही हूँ तो पूछ लेना। फिर यहाँ पे अब पहले होता था जीपीयू टीपीयू होता था, अब चेंज हो गया। अब काफी ज्यादा ऑप्शन आ गए। फर्स्ट स्टेप विद टेंसरफ्लो। टेंसरफ्लो का फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि आपने जो प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है कि आपने क्या, ये आपका क्या करेगा, लो लेवल टेंसर मैनिपुलेशन करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर अंडरलाइन और मॉडल, दिस ट्रांसलेट टू टेंसरफ्लो एपीआई। आप टेंसरफ्लो की एपीआई को उठाएंगे। मतलब एपीआई से हम क्या क्या हम मतलब लेते हैं, जो मुझे मतलब समझ में आता है एपीआई से, वो ये है कि आप किसी जगह किसी सर्टेन नॉलेज अगर लेना चाहते हैं, तो आप उसकी एपीआई, जैसे मेरे पास एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, बहुत बड़ी, उसमें लाखों करोड़ों चीजें पड़ी हैं। एक तो तरीका यह है कि फंक्शन उठा लें। अब आप उससे आगे की एक चीज ये होती है कि आप एपीआई आपके पास जनरेट होती है। एपीआई से आपको सर्टेन नॉलेज, सर्टेन कोड, सर्टेन फंक्शनैलिटी एक बड़े फॉर्म में मिल जाती है, जो मुझे समझ में आता है। तो ये कहते हैं, अब ये सिर्फ टेंसर फ्लो के साथ नहीं है, जैसे बैंक की जो एपीआई होती हैं वो भी सेम तरीके से काम करती है। फॉर एग्जांपल, मेरा कार्ड है, मैं एक यूजर हूँ, मेरा कार्ड बना हुआ है। अब मैं चाहती हूँ मेरी सिर्फ सर्टेन नॉलेज ही जो है वो मेरी वेबसाइट पे जाए, जहाँ पे मुझे अपना कार्ड पुट करना है। तो उसमें सिर्फ क्या नॉलेज जाएगी कि हाँ इस व्यक्ति, ये नाम है, ये है, ये इसकी क्रेडेंशियल्स हैं, ये पासवर्ड है, और इसके अकाउंट में इतने पैसे हैं कि यहाँ पे ये पैसे जो है वो डिटेक्ट हो सके। दैट्स इट। इससे आगे मेरे बैंक में कितना बैलेंस था, मैंने कितने दफा उसको यूज किया, मेरे ट्रांजेक्शन का भी वो कुछ नहीं पता चले। एपीआई जो है वो इस तरीके से काम कर रहे होते हैं। तो आगे भी जाके जब हम एपीआई कनेक्ट कर रहे होते हैं, तो वो एक सर्टेन इंफॉर्मेशन के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं। समझ में आ रही है? जी। आई थिंक समझ में आ रही होगी। टेंसर्स, क्योंकि ये एक सिंपल वे है, हम अभी किसी उसमें नहीं जा रहे कि बहुत इन डिटेल किसी चीज में जाओ, लेकिन ये एक सिंपल सी चीजें हैं इनको समझने के लिए। तो इसी तरह से टेंसर फ्लोज के पास भी, केरास के पास भी मुख्तलिफ 11 लैब्स हैं, हमारे पास बहुत कुछ है, एनवीडिया है, इन सब की अपनी एपीआईज होती है। इवन व्हाट्सएप की एपीआईज हैं, हर चीज की होती है। टेंसर्स इंक्लूडिंग स्पेशल टेंसर दैट स्टोर द नेटवर्क स्टेट। वेरिएबल्स की सूरत में हमारे पास टेंसर से एक अलग अलग स्पेशल फॉर्म में जो है वो जमा जमा हो रहे होते हैं। टेंसर ऑपरेशंस हमारे पास पड़े हैं, रेलू है और मैटमल, जो हमने यूज नहीं किया, मैटमल रेलू ही ज्यादा यूज किया, पता नहीं मे भी किसी खास उसमें यूज होता। बैक प्रोपिगेशन हमारे पास एक वे है जो ग्रेडियंट टाइप है। तो ये सारे ये बता रहे हैं कि लॉस फंक्शन पड़ा है, वहाँ पे ऑप्टिमाइजर पड़ा है, मैट्रिक्स है, एक्यूरेसी है। अब ये कहता है कि इन प्रीवियस चैप्टर यू ऑलरेडी हैड अ फर्स्ट लाइट कांटेक्ट विद सम ऑफ द कोरेस्पॉन्डिंग टेंसरफ्लो और केरास एपीआईज। हमने पिछले उसमें एक लाइटर नोट में इनकी एपीआईज को देखा है, लाइक हमने उसमें से फंक्शंस उठा के यूज किए हैं। अब ये कहता है कि वेरिएबल, हमने टेंसर फ्लो की वेरिएबल क्लास मैटमल के ऑपरेशन यूज किए हुए हैं ब्रीफली। अच्छा, ठीक, मैं समझ गई। एंड द ग्रेडियंट टाइप यू इंस्टेंशिएटेड, ये आई थिंक मैटमल का वर्ड इसने अभी यूज किया है। मैटमल के अंदर वो वैल्यू पड़ा होगा, कुछ इस तरह से होगा, कोई कनेक्शन होगा, आई थिंक। इसको इसको जरा सा सर्च करना, मैटमल ऑपरेशंस क्या होता है, ये कल बताना क्लास में। नाउ लेट्स टेक अ डीपर डाइव इनटू हाउ ऑल ऑफ दीज डिफरेंट कॉन्सेप्ट कैन बी अप्रोच्ड। एंड अब ये कहते हैं थोड़ा सा और डीप देखेंगे। अब इसमें फिर ये सारा जो वो वही वाला काम जो इसके टेंसर्स और वेरिएबल्स का जो ऑपरेशन बैक एंड पे हो रहा होगा, बिहाइंड द सीन हो रहा होगा, वो ये चीज दिखा रहा है। अच्छा, अब थोड़ा सा आई थिंक, अब ये देखो इंपोर्ट इसने किया टेंसर फ्लो को, और इसने क्या कहा, वन स्लेव शेप हो 2 और 1 का। अब जो टेंसर बनेगा 2 और 1 के शेप में बनेगा, और सारे वंस होंगे इसके पास, जैसे हमने पहले जीरोस लिए थे। अब हम्म। इसने कहा वंस देंगे, उसके बाद प्रिंट करा दो इसको, तो ये प्रिंट करा देगा कि ये इसका टेंसर का शेप क्या है। टीएफ डॉट टेंसर 1 डॉट शेप 2 1 डेटा टाइप फ्लोट 32। और उसके बाद इसको इस तरीके से, अच्छा ये एक्स इज इक्वल टू
और फिर जीरोस ले रहा है और उसको फिर इसको, अच्छा ये देखो, ये वाला करके देख लेना। ये सारा वही वही चीजें हैं जो हम पहले कर चुके हैं। ये तुम लोग बोलो तो मैं तुम लोगों को करके दिखा देती हूँ। आई थिंक ये छोटी छोटी सी जो है वो प्रैक्टिसेस हैं, जो तुम लोग करोगे तो तुम्हें कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और थोड़ा सा हाथ भी चल जाएगा। हम्म। यह जो रन टाइम का बता रहा था कि अब रन टाइम में क्या चीजें हैं जीपीयू, वो देखो वहां पे ऑप्शन देख रहा, दो ऑप्शन दे रहा था, सीपीयू और जीपीयू। अब यहाँ पे तुम ऑप्शंस देखो, सीपीयू, T4 जीपीयू, A100, V100, टीपीयू, ये सारे ऑप्शंस अब नए ऑप्शंस आ गए। और अब पहले आर का ऑप्शन नहीं दे रहा होता था, अब आर का ऑप्शन भी है इसके पास। हम सीपीयू पे काम कर रहे हैं, हम सीपीयू पे सेव करके देख के हमारी कोई भी कॉम्पिटिशन प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन इसकी बता रहा है। प्रिंट करा दिया, ये टेंसर है। और वन इसका जो है शेप 2 और वन का शेप है फ्लोट 32 में, जो कि यहाँ पे हमें किताब में भी यही चीज बता रहा है, बिल्कुल इसी तरीके से फ्लोट 32। ठीक है, इसी तरह से जब ये जीरोस के बनाएंगे तो जीरो का बनाएगा, तो जीरो इसी तरीके से एंड में जीरोस बन जाएंगे। समझ आ रही है? हम्म। समझ आ रही है, नहीं आ रही? हाँ, पहले वंश का बना लिया, उसने अभी वो उसका बस वैसे start। इस ये सिर्फ एक सिंपल प्रैक्टिस है। इससे आपके मॉडल ट्रेनिंग का कोई ऐसा गहरा या सिंपल कोई ताल्लुक नहीं है। ये प्रैक्टिसेस होती हैं जो लाजमी करनी होती हैं। डेटा के शेप चेंज करते हैं, मुख्तलिफ टेंसर्स वो बना के देखते हैं कि किस तरीके से बन रहे हैं। वो तो बने बनाए मॉडल उसमें, हम तो जो काम करते हैं वो उसमें डेटा में सारी चीजें पड़ी होती हैं। और समटाइम्स वो शेप वगैरह हमें उसको सही करना होता है। मैनी टाइम्स हमें शेप सही करना होता है।